बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए पहली क्लास ले आई हूँ। हमने जैसा आपसे बताया था कि आज मैट्रिक्स की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, और मैंने आपसे पहले ये भी बताया था कि मेरा सबसे पहला चैप्टर मैट्रिक्स ही रहेगा और इसके बाद डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर 17 से 20, 15 से 20 नंबर तक, कभी कभी 2-4 नंबर और ज़्यादा कवर कर देता है। और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 15-20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं इजीली हमें कैसे मैट्रिक्स पढ़ना है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपका बोर्ड प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैट्रिक्स क्या होता है, और इसे मैं आपको अलग ही लेवल पे समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने इसके पहले मैट्रिक्स जैसी चीज़ें कभी नहीं पढ़ी। वैसे तो पूरी 12th की मैथ्स में जो कुछ भी है वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ना कभी आपने समाकलन पढ़ा, ना कभी अवकलन पढ़ा, ना कभी ये आव्यूह पढ़ा, ना सारणिक पढ़ा। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। आव्यूह एक ऐसा संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसे एक वर्गाकार ब्लॉक में रखा जाता है, और इसका प्रयोग हमें मेनली इसका प्रयोग क्या होता है, वाणिज्य में यानी व्यापार में होता है। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें व्यापार में मैट्रिक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये और भी बहुत चीज़ों में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उनमें भी यूज़ होता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि कोई भी काम और कोई भी रजिस्टर अब सब कंप्यूटर पे ही मेंटेन होते हैं। तो जो भी लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हर चीज़ का यूज़ भी आपको बताऊंगी। तो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि मैट्रिक्स को हमेशा इन दो ब्लॉक्स के अंदर शो किया जाता है। यानी जब भी आप मैट्रिक्स को लिखेंगे तो आप ऐसे दो बड़े ब्रैकेट लगाएंगे, जिसे आप सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट बोलते हैं। इस ब्रैकेट को लगा करके आप इसके अंदर जब भी कभी नंबर लिखे हुए देखें तो आप जान जाएं कि ये मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने एक ये मैट्रिक्स लिख दिया है। अब ये मैट्रिक्स क्यों इस तरह से लिखा जाता है, क्या ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आपको कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी होती है तो आप उसे इस तरह से लिखते हैं। तो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखने की ये वजह होती है क्योंकि हम ऐसा ही लिखकर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह से पता है कि जब हमें अपने मैट्रिक्स पर कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें पहले अपने मैट्रिक्स को इस तरह से सेट करना होगा। तो ये होने की वजह ये है कि जैसे कि आपको मान लीजिए कि 3 लोगों की बात की जाए। मान लीजिए कोई बच्चा ए है, कोई बच्चा बी है और कोई बच्चा सी है। ये 3 बच्चे हैं। अब इनके पास 3 तरह की चीज़ें हैं। मान लिया कि इसके पास अल्फा टाइप की कोई चीज़ है, ये बीटा टाइप की कोई चीज़ है और गामा टाइप की कोई चीज़ है। तो ये जो होती हैं ये एंट्रीज होती हैं। यानी ए के पास अल्फा भी है, ए के पास बीटा भी है, ए के पास गामा भी है। मान लिया कि ये अल्फा चॉकलेट्स हैं, ये बीटा टॉफ़ीज़ हैं और ये गामा पेंसिल है। तो यानी जो ए बच्चा है इसके पास चॉकलेट कितनी है, 1। ए बच्चा है इसके पास टॉफ़ीज़ कितनी है, 2। ए बच्चा है इसके पास पेंसिल कितनी है, 3। तो ये एंट्रीज होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम किसी भी दुकान पे, किसी भी शॉप पे जब बिस्किट लेने जाते हैं तो अगर हम एक पैकेट बिस्किट लेते हैं तो दुकानदार हमें बताता है 5 रुपीज़। फिर अगर हमें इसी में 5 पीस लेने हैं या 5 पैकेट बिस्किट लेने हैं तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने पैसे पे करने हैं। तो हमें पता है कि 5, एक पैकेट का दाम जो है वो 5 रुपीज़ है और हमें 5 पैकेट लेने हैं तो 25 रुपीज़ का हो जाएगा। अब ये हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं, यानी हमें पता है कि इधर जो भी इंसान है उसने कितना सामान लिया, उसके टोटल नंबर होना भी ज़रूरी है। तो ये असल में किसी भी चीज़ की एंट्रीज दर्शाने के लिए ऐसा होता है। वैसे आपको ये मैंने इसका यूज़ समझाने के लिए बताया, बाकी आपको इसका कोई काम नहीं मिलेगा। अब इसको मैं आपको बताती हूँ, मैट्रिक्स की कोई लिमिट नहीं होती। मैट्रिक्स को आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एंट्रीज दर्शाई हुई हैं, इसमें ये जो भी लिखे होते हैं, ये जैसे कि आपने एक मैट्रिक्स बनाया 2, 5, 3, 4, इसके अंदर ये जितनी भी ये नंबर लिखे हुए हैं इसको इसके अवयव बोलते हैं। अवयव मतलब एलिमेंट, यानी इस मैट्रिक्स के क्या एलिमेंट है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे इसमें 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। इन एलिमेंट्स से मिलकर के ये मैट्रिक्स बना हुआ है।
अब उसके बाद में सबसे पहली बात आती है मैट्रिक्स की कोटि, यानी ये किस कोटि का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को आप बहुत तरह से बना सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, हम इसकी कोटि को कैसे पता करेंगे। तो आव्यूह की कोटि को पता करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ये मैट्रिक्स बनाया ABCDEF GHI। अब इस आव्यूह में हम जानते हैं कि इनको, जो ये खड़ी लाइनें हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं स्तंभ। यानी जो भी कोई भी जब भी एंट्री की जाती है तो जो खड़ी लाइन बनती है, अगर आप यहाँ से गिने तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 स्तंभ बन रहे हैं। क्योंकि स्तंभ का मतलब होता है खंभा, यानी ये जो लंबी सी लाइन में जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम स्तंभ कहते हैं। तो एक चीज होती है इसमें स्तंभ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, और दूसरी चीज होती है ये जो पड़ी हुई रेखाएं बन रही हैं, इन्हें हम कह सकते हैं इसकी पंक्ति। यानी एक तो ये खड़ी लाइनें हो गई, यानी खड़ी सीधी रेखा में लिखे हुए जो एलिमेंट है, और दूसरा ये जो पड़ी रेखा में लिखे हुए एलिमेंट है। तो जो सीधी रेखा में खड़े हुए एलिमेंट है उन्हें हम स्तंभ यानी कॉलम कहते हैं, और जो ये पड़े हुए एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इन्हें हम पंक्ति यानी कि रो कहते हैं। तो अब हम किसी भी आव्यूह की कोटि निकालने के लिए इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियों की गणना करते हैं, यानी हम कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितने स्तंभ हैं और कितनी पंक्ति हैं। तो जब हम इसमें स्तंभ गिनेंगे तो पहली एक लाइन, दूसरी एक लाइन और तीसरी एक लाइन, यानी कि यहाँ पर 3 स्तंभ हैं। उसके बाद पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यहाँ पर 3 पंक्ति हैं और इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दिया जाता है। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस आव्यूह की कोटि क्या है तो हम बताएंगे 3 क्रॉस 3 है। अब जैसे कि इसमें देखा जाए तो यहाँ पर बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं भरा गया है, यहाँ पर 1 से शुरू करके n तक गए हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या n है, और 1 से शुरू करके यहाँ m तक आए हैं, तो इसका मतलब है स्तंभों की संख्या m है। यानी इस आव्यूह की कोटि m क्रॉस n है। यानी जो भी आपके, जब भी आप कोई आव्यूह लिखते हैं तो उसमें जितने स्तंभ होते हैं उसकी संख्या को आगे क्रॉस लगा के जितनी पंक्ति होती है उसे पीछे लिखते हैं। अब इसको भी मैं आपको दूसरी तरह से समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक मकान है, तो लोग आपसे पूछते हैं कि आपने जो नया मकान लिया है वो कितने बाई कितने का है, यानी आपके मकान का क्षेत्रफल कितना है। तो आप बताते हैं कि मेरे मकान की लंबाई मान लीजिए कमरे का हम मान लेते हैं। तो मान लिया किसी ने बताया कि मेरे कमरे की लंबाई 20 मीटर है और कमरे की चौड़ाई 15 मीटर है। तो जब भी इसका क्षेत्रफल बताना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी 20 गुणे 15 कर लें और उसका एग्जैक्ट आंसर बताएं कि इसका हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। यानी हम ये बता दें कि हमारा कमरा 300 मीटर स्क्वायर का है। हम ये बता सकते हैं कि हमारा क्लासरूम या हमारा बेडरूम 300 मीटर स्क्वायर का है, या फिर हम इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो कमरा है वो 20 बाई 15 का है या 20 गुणे 15 का है। तो ये वही एक तरीका है कि हम इसकी जो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या को मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि हमारा आव्यूह 3 बाई 3 का है। तो इस तरह से आव्यूह कई प्रकार के आप लिख सकते हैं। अब हमें समझना है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह की कोटि के हिसाब से ही आव्यूह के अलग अलग प्रकार होते हैं, और कोटि के अलावा उनमें जो एलिमेंट्स की एंट्री की जाती है उसके बेसिस पे भी हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने इधर आव्यूह के प्रकार लिख दिए हैं कि इतने प्रकार के आव्यूह आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ आव्यूह। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो सबसे पहला कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स केवल और केवल कॉलम में लिखे होते हैं, यानी उसमें कोई भी पंक्ति नहीं होती है, या ऐसा नहीं कह सकते, पंक्तियों को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मेनली कॉलम ही होता है, यानी ऐसी लंबाई में बना होता है, जैसे A B C। ठीक है, यानी
एक ही स्तंभ है इसमें, इसे हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें काउंट करें कितने स्तंभ हैं, तो केवल एक ही स्तंभ है जिसमें लिखा हुआ है ये 1। और अगर पंक्ति काउंट करें तो इसमें एक से ज्यादा पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में केवल ए है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वो काउंट होगी। तो पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में केवल बी है और तीसरी पंक्ति में केवल सी है, यानी पंक्तियां 3 हैं, लेकिन कॉलम कितना है, केवल 1। यानी एक ऐसा अवयव जिसमें एक ही स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें एलिमेंट्स केवल एक ही स्तंभ में अरेंज हो और कई पंक्तियों में अरेंज हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव। अब दूसरे नंबर का जो आपका अवयव है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी सी, यानी एक ऐसा अवयव जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं यानी जो आपके अवयव के अवयव हैं वो केवल एक ही पंक्ति में सेट किए गए हैं। अगर यहाँ पे पंक्तियों की संख्या गिने तो केवल एक है, एक ही पंक्ति में सारे अवयव आ गए हैं। लेकिन अगर स्तंभ गिने तो एक ए है, उसके नीचे आगे पीछे कुछ नहीं है लेकिन ए है, दूसरे में बी है और तीसरे में सी है। तो अगर इस अवयव की कोटि ज्ञात की जाए तो क्या होगी, पहले हम स्तंभों की संख्या लिखते हैं 1 2 3, यानी स्तंभों की संख्या है 3 और पंक्ति की संख्या है 1। यानी इस मैट्रिक्स की अगर कोटि की बात की जाए तो वो कितनी होगी, 3 × 1 की होगी। इसके अलावा तीसरा अवयव है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब आप जानते ही हैं, आपने बचपन से पढ़ा है, 3rd 4th क्लास से पढ़ा है कि स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जो लंबाई और चौड़ाई यानी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ पूरी तरीके से इक्वल होती है। तो यानी कि हम अगर ऐसा सेट करें एक अवयव जिसमें जो पंक्तियों की संख्या है यानी जो रो है और जो कॉलम है वो दोनों इक्वल हों, जैसे कि ये हमारा एक अवयव बन गया। अब इसमें अगर हम स्तंभों की संख्या काउंट करें तो 1 2 3 और इधर से अगर काउंट करें पंक्तियों की संख्या तो 1 2 3, यानी 3 ही स्तंभ हैं और 3 ही पंक्ति हैं। तो इसको हम कह सकते हैं वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब वैसे यूजुअली आपका ज्यादातर ये 3/3 1/3 यही वाले मैट्रिक्स यूज होते हैं, लेकिन ये इससे बड़े भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 हो गई आपकी रोज और 1 2 3 4 हो गए आपके कॉलम्स। इससे छोटे भी हो सकते हैं 1 2 3 4। अब इसमें 1 2 2 ही पंक्ति और 1 और 2 ही स्तंभ, यानी ये 2/2 का हो गया। अब इन सब में आप देख रहे हैं कि जिस भी अवयव में यानी जिस भी मैट्रिक्स में आपके कॉलम्स की और रोज की दोनों की संख्या बराबर होती है उसे हम कहते हैं एक वर्ग अवयव। अब इस बार कोरोना वायरस की वजह से जैसा कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो सरकार ने आपके जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है उसमें 30% कटौती की है। तो पहले आपको ये वाले मैट्रिक्स भी मिल सकते थे थोड़ा बहुत, और कुछ बड़े ऐसा उसमें जोड़ गुणा भाग किया जाता है जब इन्हें मैट्रिक्स को भी आपको जोड़ना होता है, उनको गुणा करना होता है और उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसमें आपको ये बड़े मैट्रिक्स भी मिल जाते थे। लेकिन अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप में 30% जब लेस किया गया है तो आपको इनका काम नहीं है, तो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितनी आपकी ज़रूरत है अभी। लेकिन आपको समझने के लिए सारी चीज़ें समझना जरूरी है, ठीक है। अब हमारे 3 टाइप के मैट्रिक्स खत्म हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ चौथा टाइप का मैट्रिक्स हमारा कौन सा होगा। पहले हमारा कॉलम हो गया, रो हमने देख लिया, स्क्वायर देख लिया। अब चौथा है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसा कि आपने बचपन में जब भी कभी स्क्वायर या फिर जब भी कभी
रेक्टेंगल पढ़ा होगा, यानी वर्ग और आयत पढ़ा होगा। तो आपने इसमें एक और चीज पढ़ी होगी, एक तो इधर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और उसके साथ जब हम दो सामने के किनारों को जोड़ देते हैं तो जो ये संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं विकर्ण। इसी को अंग्रेजी में यानी इसी को इंग्लिश में डायगोनल बोला जाता है। तो जब भी हमारा कोई आव्यूह, ऐसा आव्यूह हो जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी तो इसका मतलब है कि वो एक वर्ग आव्यूह होगा। यानी जब भी हमारे किसी भी वर्ग आव्यूह में केवल और केवल डायगोनल में अवयव हो और बाकी सारे अवयव जीरो हों, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा होता है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर केवल डायगोनल में ही नंबर आए हैं। या इसी तरह हम लिख लें, यहाँ 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 0 3 0 3 0 3 0 0, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि आपने देखा कि जैसे यहाँ पे ये एक डायगोनल बन रहा था, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि एक ये डायगोनल बन रहा था, इसी तरह यहाँ पे एक ये डायगोनल बन रहा है। तो जब भी आपके किसी भी वर्ग आव्यूह में, चाहे वो 2/2 का हो, 2/2 का आव्यूह कैसा होगा, 2 0 0 2 इस तरह का हो, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, किसी का भी हो सकता है, उसमें केवल डायगोनल वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो, यानी केवल डायगोनल में ही एलिमेंट हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा अगला आव्यूह आता है स्केलर। स्केलर ही तो है। अगला आव्यूह आपका आएगा स्केलर, फिर आइडेंटिटी, फिर जीरो। तो स्केलर है 5th नंबर पर। अब जब आपका कोई भी ऐसा आव्यूह, स्केलर का मतलब देखिए क्या होता है, पहले अदिश और सदिश, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। अरे 11th में क्या, आपने 9th से 10th से भी पढ़ा होगा। अदिश का मतलब है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, और सदिश का मतलब होता है जिसके साथ में दिशा जुड़ी हुई होती है। अब दिशा हम मैथ्स में क्या मानते हैं, मैथ्स में हम मानते हैं कि ये डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो जहां भी कहीं पे किसी भी आव्यूह में अगर हमको दिशा का कोई ज्ञान ना हो, यानी उसमें प्लस माइनस का कोई भी काम ना हो, कहीं भी हमें ना पता हो कि कोई भी एलिमेंट इसमें प्लस है या माइनस है, आप आव्यूह में माइनस वाले एलिमेंट को भी रख सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी आव्यूह में प्लस माइनस जैसा कुछ नहीं है तो वो हमारा आव्यूह क्या होता है, एक अदिश आव्यूह यानी कि एक स्केलर होता है। जैसे √3 आपने लिखा, 0 0 0 0 0 0 इस तरह से आपने लिख दिया, तो ये हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया, यानी कि इस आव्यूह में हमको दिशा का कोई भी ज्ञान नहीं है। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। 6th नंबर आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं आप जैसे अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि दिस इज माई आइडेंटिटी, यानी ये मेरे क्या है, ये मेरी पहचान है। और इसकी हिंदी जो होती है उसे कहते हैं तत्समक। तत्समक का मतलब है, समक मतलब समान, तत् मतलब अपने जैसा, यानी जो चीज क्या हो, पूरी तरह से समान हो, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अगर कोई मैट्रिक्स हो वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह का मतलब उसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, यानी विकर्ण आव्यूह जिसमें केवल और केवल डायगोनल में ही सेट होते हैं सारे एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो, 1 होने चाहिए। जब ऐसा हमें मैट्रिक्स मिलता है तो हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है ये आपको आगे पता चलेगा। इसमें जितने मैट्रिक्स हैं इनको आप यहाँ तक तो समझ सकते हैं, फिर इसके वाले जो आगे के मैट्रिक्स हैं डायगोनल के बाद वाले स्केलर, आइडेंटिटी और जीरो, इनको जब आप यूज करेंगे, जब आपको मैं इन पर जो वो होते हैं ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि इनको जब जोड़ना, घटाना और गुणा करना, भाग करना जब सिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इन्हें क्यों ये नाम दिया गया है। आइडेंटिटी का मतलब है कि जब इसे किसी भी मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाता है तो हमको क्या होता है, वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है, तो इसी वजह से उसी के जैसा मैट्रिक्स मिलने की वजह से इसे तत्समक कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी कहते हैं, यानी ये किसी के पहचान को बदलता नहीं है। अब इसके बाद में आखिरी मैट्रिक्स का टाइप जो है वो हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, और इसे तो अगर आप बोर्ड में पढ़ कर ना जाए और जीरो मैट्रिक्स पूछ लिया जाए तो आप तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस पर भी अब आपका इतना पोर्शन पूरा हो गया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, आपने सारी टाइप्स अच्छे से समझ ली हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है या कुछ भी कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरे वीडियोस पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे इस पर संक्रियाएं यानी कि अवयव को कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जाता है वो सीखेंगे। थैंक यू।